नमस्कार। सत्र क्रमांक 2 मनोविज्ञान की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम समझेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान समझना क्यों ज़रूरी है, चेतन तथा अचेतन मन, विचार, एहसास और क्रियाएं, समझ और उसकी गतिविधियाँ, सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाएं। हमारा शरीर कई अवयवों से बना है। कुछ अवयव हम देख सकते हैं, वो बाहरी है, यानी हमारी आंखें, नाक, कान, पैर, हाथ। कुछ अवयव आंतरिक है जो हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप एक्सरे लो, सीटी स्कैन करो, आप उसे देख सकते हैं। जैसे हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ अवयव है जो अवयव तो है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनका कार्य हमें समझ में आता है। आंतरिक अवयवों में भी हृदय जो है, अगर आप अपनी पल्स देखने की कोशिश करें तो आपके समझ में आता है कि आपका हृदय काम कर रहा है। लेकिन ऐसा एक अवयव है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन उसके परिणाम महसूस ज़रूर कर पाते हैं, और वो अवयव है हमारा मन। हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि मन एक अवयव है। हमें लगता है मन एक काल्पनिक कंस्ट्रक्ट है और इसे हम अवयव की तरह ट्रीट नहीं करते, लेकिन असल में मन एक अवयव है। इसका गवर्निंग सेंटर हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन होता है। आज इस सत्र में हम मन के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये जानकारी हमें कैसे फ़ायदेमंद है। मन यानी मेरा मन, मेरा अपना मन, जो एक बहुत यूनिक है। एक मन दूसरे जैसा नहीं। हम सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं। इसका कारण सिर्फ हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसका कारण ये भी है क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे विचार अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग है, हमारी परिस्थितियों की तरफ देखने का नज़रिया अलग है, और ये सब कार्य है हमारे मन का। आइए समझते हैं मन के बारे में। प्राचीन ज़माने से हमें हमारे बारे में जानकारी पाना बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा सोचते हैं, मैं कैसा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, दूसरे लोग कैसे विचार करते हैं, मेरे में और दूसरे लोगों में क्या साम्य है, हम कैसे अलग हैं। इन सब का जवाब हमें देता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये जो शब्द है, ये दो शब्दों का मिश्रण है। ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द हमें मिला है। साइकोस यानी आत्मा और सोल, और लॉजी यानी अध्ययन या अभ्यास। तो साइकोलॉजी इन दो शब्दों का मिश्रण है, मनोविज्ञान, मन और उसका अध्ययन। मनोविज्ञान मानव के विचार, भावना, वर्तन और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का अभ्यास करता है। इसके लिए मनोविज्ञान के टूल्स बहुत ही अलग होते हैं। अगर हमें हमारे शरीर का अध्ययन करना है, शरीर का अभ्यास करना है, तो डॉक्टर्स को कौन से टूल्स उपयोगी होते हैं? उनके लिए एक्सरेज है, सीटी स्कैन्स है, एमआरआईज है। कभी कभी ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि हमारे शारीरिक क्रियाएं कैसे चल रही है। लेकिन मन के बारे में कैसे पता चले? मनोवैज्ञानिक बहुत ही अलग तरीके की टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बोलते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट रहती है, जहाँ हमें हमारे खुद के ही बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर विश्लेषित रूप से देने पड़ते हैं। कुछ बार ऐसे भी होता है कि हमें कुछ पर्याय दिए जाते हैं और उन पर्यायों से सही पर्याय का चुनाव हमें करना पड़ता है। कुछ टेस्ट यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसी भी होती है कि जहाँ हमें कुछ इमेजेस यानी कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। उन चित्रों को देख के हमें कौन से विचार आते हैं, हमारे अंदर कौन सी भावनाएं आते हैं, उनका वर्णन हमें करना पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक इस अजीब तरीके के टेस्टिंग से
हमें बता सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ज़्यादातर टाइम हमें कौन सी भावनाओं का एहसास होता है। इनसे वो हमारे कार्य भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी हमारे बिहेवियरल प्रेडिक्शन भी वो कर सकते हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। 19वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान एक अलग शास्त्र नहीं था। समाजशास्त्र का यानी सोशियोलॉजी का एक हिस्सा माना जाता था। तब मनोविज्ञानियों को ऐसा लगता था कि मनोविज्ञान कुछ अलग फैकल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान समाज में कुछ न कुछ कार्य, यानी हम सामाजिक तौर पे जो बिहेवियर्स दिखाते हैं, उन बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें, उनका अगर अध्ययन करें, तो हमें व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक कुछ ऐसा हुआ कि शास्त्रज्ञों को ये पता चला कि हमें इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सामाजिक तौर पे जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, वही बिहेवियर्स हमारे कायम स्वरूपी नहीं रहते। जब हम अकेले होते हैं, हमारे नज़दीकी लोगों के पास होते हैं, तब हमारे बिहेवियर्स, सामाजिक तौर पे जो बिहेवियर्स हम एग्जिबिट करते हैं, उनसे कई गुना अलग होते हैं। इसलिए हमें इंडिविजुअल स्टडी की ज़रूरत है। इसमें बहुमूल्य योगदान कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। देखते हैं ये मनोवैज्ञानिक कौन है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिगमंड फ्रॉइड का। पर्सनालिटी की पहली थ्योरी हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी। व्यक्तित्व सिद्धांत, जिसको साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं। फ्रॉइड ने कहा है कि मानवीय मन एक हिमनक की तरह है। जो हिस्सा हिमनक का हमें दिखाई देता है, वो बहुत ही छोटा हिस्सा रहता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे रहता है। हमारे मन का कुछ ऐसा ही है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन मन, वो इस हिमनक के ऊपरी हिस्से जैसा है। और जो बहुत बड़ा हिस्सा जो हम नहीं देख पाते, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड का ये भी कहना था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। उसके बाद इवान पावलोव ने मनुष्य के व्यवहार यानी बिहेवियर का अध्ययन किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग का रहा है, जिसका उपयोग हम हमारे बिहेवियर्स में बदलाव लाने के लिए करते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने काफ़ी समय कंसंट्रेशन कैंप में बिताया। उनका कहना था कि मनुष्य अगर आशावादी हो तो वो अपने ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। उनका एक वाक्य बहुत ही सुंदर है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, द वन हु हैज़ वाई टू लिव कैन लिव एनी हाउ। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ मकसद हो, वह इंसान कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, जिंदा रह सकता है। कार्ल युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सिद्धांत हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य कौन से भी प्रजाति का, कौन से भी प्रांत का, कौन से भी देश का क्यों न हो, कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ मनुष्य प्रजाति में समान है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने इवोल्यूशन के टाइम से है। जैसे माँ एक प्यार का प्रतीक, अंधेरा डरावना होता है, सूर्योदय उत्साहपूर्ण रहता है। कार्ल रॉजर्स एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को जन्म दिया। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो ये दोनों पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक हैं। उन्होंने कहा है कि हर इंसान को पता है कि मुझे क्या हासिल करना है
और वो कैसे हासिल करना है। लेकिन कभी-कभी ये करने के लिए हमें हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल करना कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी कम पड़ती है। जब हम ये सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। अब चलते हैं मन के फंक्शंस देखते हैं, यानी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर माइंड। मन के फंक्शंस है कार्य करना, प्रतिक्रिया करना, बोलना, समझना, संवेदना महसूस करना, कल्पना करना, इच्छा करना, याद करना, सपने देखना। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ शारीरिक अवयव जैसे हमारे हृदय, हमारे लंग्स, यही अवयव है जो हमेशा फंक्शनल रहते हैं, हमेशा कार्य करते हैं। हमारा मन भी एक ऐसा अवयव है जो हमेशा कार्यरत रहता है। क्विज टाइम। डैश का काम है वैज्ञानिक तरीकों से मानवी मन के व्यवहार समझना तथा उनका अध्ययन करना। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। सत्र के शुरुआत में मैंने आपको कहा कि हर इंडिविजुअल यानी हर इंसान अलग है, वी आर यूनिक। और इसका जवाब सिर्फ हमारे फिंगरप्रिंट्स या हम अलग अलग दिखते हैं यही नहीं है। इसका जवाब ये भी है क्योंकि हम अलग अलग सोचते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा हर घटना की तरफ, हर चीज़ की तरफ, हर व्यक्ति की तरफ देखने का एक नज़रिया अलग होता है। जो चीज़ आपको पसंद है शायद किसी और को नहीं। जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती है, सब्जियाँ, एक को पसंद है दूसरे को नहीं। गाना कितना भी अच्छा हो, किसी को पसंद आता है तो किसी को नहीं आता। वैसे ही हम देखते हैं जब एक पानी का गिलास आधा भरा होता है तो कोई इस नज़रिए से देखता है कि ग्लास आधा खाली है, तो कोई ऐसा नज़रिया रखता है कि ग्लास आधा फुल है। तो फ़र्क आपके नज़रिए में है। हम आगे इस सत्र में देखने वाले हैं कि हमारे नज़रियों का हम पे क्या असर होता है और हमारी ज़िंदगी पर इनका क्या असर है। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक हमारे भावना, विचार और वर्तन को स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन इस अध्ययन का, इस अभ्यास का गोल क्या होता है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं भावनाएं क्या है, कहाँ से आती है, शरीर और मन में क्या भिन्नता है, लोग एक दूसरे से क्यों और किस प्रकार भिन्न होते हैं, कौन सी आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है। लेकिन ये सब पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान समझने के फ़ायदे। मानव व्यवहारों का वर्णन करना। मीरा निराशा महसूस कर रही है या दुखी है, क्या आप बता सकते हैं? मानवीय वर्तन का पूर्वानुमान करना। क्या यह व्यक्ति निराश होने की संभावना अन्य लोगों से अधिक है? व्यवहार बदलने में सहायता करना। अपने गुस्से को कैसे काबू किया जाए, उसका मार्गदर्शन। हमने देखे मनोविज्ञान के फायदे। अब ये सब जान के हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको पता है कि अभी आपको कौन सी भावना महसूस हो रही है, तो क्या उसमें बदलाव लाना मुमकिन है? अगर आपको ये पता है कि मेरे ट्रेट्स क्या है, यानी कौन से परिस्थिति में मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी पढ़ाई के दिन या आपके एग्जामिनेशन का डे या आपके इंटरव्यू के दिन आप बहुत एंग्शियस फील करते हो, बहुत चिंतित रहते हो और इसके वजह से आप स्टैमर करने लगते हो, यानी आपके बोलने में कुछ फ़र्क आता है, आपको एग्ज़ाम में ठीक तरह से चीज़ें याद नहीं रहती,
अगर आप आपकी इन ट्रेट्स के बारे में यानी आपके बिहेवियर, अपने भावनाओं के बारे में कुछ अवेयरनेस आपको डेवलप हो तो इसमें बदलाव करना आपको मुमकिन होता है। इसके लिए हमें मनोविज्ञान का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। कैसे पहचानें कि मेरे विचार क्या है, विचार क्या होते हैं, भावनाएं कहाँ से आती है, इन सब चीज़ों का उत्तर हमें मनोविज्ञान का अभ्यास देता है। अब वापस क्विज टाइम। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य बताइए। मनोवैज्ञानिक किसी के समस्यापूर्ण वर्तन को बदल सकते हैं। मूलतः सभी व्यक्ति एक तरीके से सोचते और बर्ताव करते हैं। लोगों के व्यवहारों को मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते, लेकिन उनकी क्रियाएं, शब्द जानकर अनुमान लगा सकते हैं। समृद्ध जीवन क्या है? समृद्ध जीवन वही है जो अपनी सारी क्षमताओं को जान के उनका पूरा विकास करके उनका इस्तेमाल करना, यानी समृद्ध जीवन जीना। समृद्ध जीवन के लिए हमें क्या ज़रूरी है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। भले आप पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई की आदत नहीं है, तो इसीलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है लेकिन वो ज़रूरी चीज़ों में कम पड़ जाता है। ऐसे वक्त हमारा मोटिवेशन लेवल लो रहता है, यानी हमें कुछ चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन होता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेटेड हम फील ही नहीं कर पाते। कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन भी है और मोटिवेशन भी है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि हम हमारे भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख सकते। जैसे हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत गुस्सा होने के बाद 2-3 दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते। यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब आपके मन पर निर्भर है। और अगर आप आपके पैटर्न्स समझ सके तो इन चीज़ों में आप बदलाव ला सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिगेंट चेंज। मुझे मनोविज्ञान की समझ कैसे सहायकृत होगी? स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, भावनाओं का नियमन, इमोशनल रेगुलेशन, मेरे शक्ति स्थान तथा कमजोरियों को जानना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मेरे वर्तन में उपयुक्त बदलाव लाना, एलिगेंट चेंज। कई साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि हमारे मेंटल इलनेसेस यानी मनोविकार किसी शैतानी शक्ति के वजह से है, आत्मा के वजह से है। लेकिन हमारे साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के अध्ययन से ये पता चलता है कि हमारे हर बिहेवियर का एक बायोलॉजिकल बेसिस है, यानी मनोविकार भी बायोलॉजिकल रीजंस से होते हैं। ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी नर्वस सिस्टम क्या है, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल बेसिस होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, यानी हमारे चेता संस्था में। हमारी चेता संस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स रहते हैं। इन दोनों हेमिस्फीयर्स में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नियंत्रित करते हैं, हर पेशी को नियंत्रित करते हैं। ब्रेन को ये पॉसिबल है क्योंकि ब्रेन का एक विशाल नेटवर्क है, जो नेटवर्क बनता है न्यूरॉन्स से। मस्तिष्क से हर पेशी तक और हर पेशी से मस्तिष्क तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क से पेशी तक और पेशी से मस्तिष्क तक संवेदों का आदान प्रदान करते हैं, संदेश का वहन करते हैं। ये संदेश वहन एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है। हमारे संवेदी अंग यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स
आँखें, कान, नाक, त्वचा और ज़बान। ये 5 संवेदी अंग हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। यह इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में स्टोर की जाती है। फिर वहाँ इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और ये बहुत ही जटिल कार्य है और ये कार्य हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन हमारे हर पेशी को बताता है कि उसको क्या कार्य करना है, कैसे बर्ताव करना है। इसके अलावा हमारी ब्रेन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वो है हमारा चेतन होना यानी हमारा कॉन्शियसनेस, यानी हमारे अस्तित्व का अनुभव। हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारे सतर्क होने का एहसास। हमारी नर्वस सिस्टम सिर्फ हमारे विचार, भावना और वर्तन को नियंत्रित नहीं करती, लेकिन और भी कुछ जटिल कार्य करती है। जैसे मैंने कहा, एक है कॉन्शियसनेस। सतर्कता हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आपको जब चाहे आप ज़्यादा सतर्क हो जाते हो और जब चाहे कम सतर्क रहते हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर आप बहुत भीड़ में पार्किंग ढूंढ रहे हो तो आप बहुत सतर्क रहते हो। अगर कहीं नई जगह जाकर आपको कोई एड्रेस ढूंढना हो तो आप वहाँ के हर दुकान का नाम पढ़ते हैं, हर हॉस्पिटल को देखते हैं, हर पेड़ पौधे को देखते हैं, यानी आप ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। लेकिन आप जब कोई रोज़ाना कार्य कर रहे हैं, शायद रोज़ की रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हो या आपके दिनचर्या का रोज़ का कुछ कार्य कर रहे हो, तो आप ज़्यादा सतर्क नहीं रहते। यानी हमारा कॉन्शियसनेस हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हमारा चेतन मन हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा पूरी तरह से नियंत्रण हमारे चेतन मन पे है। चेतन तथा अवचेतन मन। चेतन मन मस्तिष्क का वह भाग जो उन मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें हम जानते हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का वह भाग जो उन मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें हम सक्रिय रूप से नहीं जानते। अब देखते हैं हमारा अवचेतन मन क्या है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे संवेदी अंगों से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, लेकिन ऐसी कुछ भावनाएं और ऐसे कुछ एहसास होते हैं जो हमारे अवचेतन मन में जा बैठते हैं। वो हमारे अवचेतन मन का एक हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन वो भी हमें बहुत मददगार है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर आपको कोई गाना बहुत दिन तक याद नहीं आ रहा हो, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपको याद ही नहीं आता। अचानक आप कुछ अलग कार्य कर रहे होते हो और आपको उन गानों की पंक्तियाँ याद आती है। ये होता है क्योंकि उस गाने के प्रति आपके जो एहसास, जो भावनाएं थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी। अभी कॉन्शियस माइंड का काम आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन वो कार्य होते समय, वो कार्य जब जारी है, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी, यानी आपका कॉन्शियस माइंड जुटा है जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना अवेयरनेस अविरत कार्य कर रहा था उस गाने की पंक्तियाँ ढूंढने में। तो समझ में आया चेतन और अवचेतन मन में फ़र्क क्या है। हमारा अवचेतन मन भी हमारे चेतन मन को, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को कभी कभी नियंत्रित करता है। कई बार हमारे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो चीज़ें हैं, हमारा तार्किक तरीके से सोचना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वजह से होता है। चलो तो फिर एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का नाम है स्ट्रूप इफ़ेक्ट। इसमें आपको कुछ ऐसा करना है, आपको स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखाई देंगे। आपको उन शब्दों को बिल्कुल पढ़ना नहीं है, लेकिन वो शब्द किस रंगों में लिखे हैं उन रंगों को लिखना है। कैसी रही एक्टिविटी? गड़बड़ हो गई ना? जब रंग लिखने को बोला है तब आप शब्द पढ़ रहे थे। अगर मैंने आपको उल्टा बोल दिया होता कि आपको पढ़ना नहीं है,
लिखना है तो फिर भी आप गड़बड़ कर देते, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते गए और ज़्यादा सतर्कता से एक्टिविटी करने लगे, तब शायद आपको कुछ आखिरी शब्द बिल्कुल सही तरीके से लिखने आए होंगे। यही है आपका नियंत्रण आपके सतर्कता पर। लेट्स डाइव डीपर इनटू द सी ऑफ माइंड। इस मन के विशाल दुनिया को और नज़दीकी से देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके कार्य को आपके विचार प्रभावित करते हैं या एहसास? आपके एहसास कहाँ से आते हैं? आपके कार्यों से या विचारों से? आपके विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? कार्य से या एहसास से? बहुत कंफ्यूजन है ना? वास्तव में ये तीनों चीज़ें एक दूसरों को अफेक्ट करती है। यानी हमारे थॉट्स हमारे एहसासों को और कार्य को अफेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर्स हमारे एहसास और विचारों को अफेक्ट करते हैं, और हमारा कार्य हमारे इमोशन और विचारों को अफेक्ट करता है। उदाहरण लेके यही चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे विश्व के बारे में, अपने खुद के बारे में, घटनाओं के बारे में, कुछ व्यक्ति के बारे में कुछ विचार होते हैं। यह विचार हमारे एहसासों को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। मानो किसी व्यक्ति के बारे में आपके कुछ विचार ऐसे हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, बहुत ही सुस्वभावी है, तो आपका एहसास ऐसे व्यक्ति की तरफ प्यार भरा होता है। उसी तरह किसी परिस्थिति के बारे में आपका एहसास अगर सकारात्मक हो तो वो परिस्थिति बार बार अनुभव करने मिले, ऐसे आपके विचार होते हैं। अगर आपके एहसास नकारात्मक रहे तो उस परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश और उसे टालने की कोशिश आप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे कार्यों के यानी हमारे क्रियाओं का प्रभाव भी हमारे एहसास और विचारों पे होता है। अगर आप आपके ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आपके कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके विचार उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे रहेंगे। आपको खुद के बारे में बहुत अच्छा एहसास होगा, आपके खुद के बारे में विचार भी अच्छे होंगे, आपके ऑफिस के बारे में विचार भी बहुत ही हेल्दी होंगे। तो इस प्रकार हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस और हमारी बिहेवियर एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित विधानों का विचार, एहसास, क्रियाएं इनमें वर्गीकरण कीजिए। मुझे बहुत गुस्सा आया है। ये मेरा ड्रीम जॉब है। मैं आज पूरा दिन सोता रहा। इस क्विज में जो पहला वाक्य था वो था, मुझे अभी बहुत गुस्सा आया है। गुस्सा एक भावना है, यानी इसे भावना के कॉलम में टिक करना था। दूसरा वाक्य था, ये मेरा ड्रीम जॉब है। ये एक विचार है, इसे विचार के कॉलम में टिक करना था। मैं पूरा दिन सोता रहा, ये आपके बिहेवियर का वर्णन है, इसे क्रिया के कॉलम में टिक करना था। निम्नलिखित विधानों से विचार, एहसास, क्रियाएं पहचानिए। रिजल्ट सुनकर राजीव बहुत खुश था। अध्यापक उन विद्यार्थियों से उनके गलती के बारे में कुछ नहीं बोले। अपने रिजल्ट्स को लेकर ऐसी निराशा मोहिनी ने कभी अनुभव नहीं की थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई। पहला वाक्य था, राजीव रिजल्ट को लेके बहुत खुश था, यानी आपको खुशी की भावना नजर आई। लेकिन क्या इससे आप उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि राजीव के मन में अभी क्या विचार चल रहे होंगे? एक्टिविटी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। थोड़ा टाइम लीजिए और ये भी सोचिए,
जब आप खुश होते हो तब आपके क्या विचार होते हैं और उस विचार के वजह से आपका वर्तन कैसे रहता है। अध्यापक ने विद्यार्थिनियों को उनके गलती के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी वो चुप थे। इस बिहेवियर से क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अध्यापक के विचार क्या थे और क्या भावनाएं थी? शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत गुस्सा थे और उनके विचार कुछ ऐसे थे कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना, इनसे कुछ भी बोलना बेकार है। ऐसे भी हो सकता है कि शायद उन्होंने तय किया है, कुछ भी हो मैं शांत रहूँगा। विद्यार्थिनियों को अपना महत्व क्या है ये अगर नहीं समझ में आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लिखिए ऐसे और कुछ प्रेडिक्शंस जो आपके मन में आ रहे हैं। अपने रिजल्ट को लेके मोहिनी बहुत निराश थी। उसने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं लिया था और वो खामोश हो गई। क्या हो सकती है मोहिनी की भावना? क्या हो सकते हैं मोहिनी के विचार? थोड़ा विचार कीजिए और लिखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रियाएं कैसे होती है? क्या ये एहसास का नतीजा है या विचार का? क्या कभी ये सोचा है एहसास कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या विचारों से? और विचार कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या एहसासों से? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे विचार, हमारे एहसास और हमारी क्रियाएं दोनों एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे एहसास हमारे विचार और क्रियाओं को प्रभावित करती है, हमारी क्रियाएं हमारे विचार और एहसासों को प्रभावित करती है और हमारे विचार हमारे एहसास और क्रियाओं को प्रभावित करती है।